हम यहाँ देखेंगे रमेश 6,000 तो कितने थे एंट्रेंस से 3,000 एक्स माइनस तुमने क्या करा 6,000 रमेश ने अब 6,000 एक्स माइनस 3,000 उसने 6,000 प्लस 6,000 एक्स प्लस 3,000 ऐड करके आगे को पुट करो ये सारा बदल जाते बस उसमें से सबसे रेट निकल जाएगी उनकी रेशियो निकालो उस हिसाब से निकालो रेशियो एक So let's begin. आज की हम करंट अफेयर को स्टडी करेंगे। देखिए पिछले दिन हमने प्राइमरीली फोकस किया क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर, है ना? तो क्या बता सकते हैं कि व्हाट इट इज क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कोई जब याचिका दायर की जाती है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर किसी का रद्द कर देता है ना या फिर उसके बाद कुछ नहीं होता तो वो जैसे रिव्यू पिटीशन आती है उसके बाद क्यूरेटिव होता है अंतिम। ठीक है, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा। रिव्यू पिटीशन के बाद जो अंतिम ऑप्शन है दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। और आज हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिला है भारत रत्न। ये कौन है? और इस बार आप जानते हैं कि जो भारत रत्न है वो 5 लोगों को मिला है। तो हम तो स्टडी करते आ रहे थे कि जो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो तो मैक्सिमम 3 को दे सकते हैं और 3 से ऊपर हम दे नहीं सकते। ऐसा क्यों था? इसलिए था क्योंकि अगर कोई एक स्पेशल अवार्ड है उसे अगर आप 15-20 लोगों को दे देंगे तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी। बात है कि नहीं? दैट इज वाई ना तो ये रूल था कि हर साल देना ही देना है, इसलिए ये अवार्ड हर साल नहीं दिया जा रहा था। पर ऐसा भी नहीं कि नहीं दे सकते, पर चूंकि रिवायत ऐसी थी कि हर वर्ष कोई ऐसा मिलता नहीं है जो इसके लायक हो, और अगर इसे हर साल ही देने लगे तो भी इस अवार्ड की अहमियत कम हो जाएगी कि हर साल तो मिलता है, इस बार इसको मिल गया, अगली बार किसी और को मिल जाएगा। कई बार तो भारत रत्न अवार्ड जो है वो 3-3 साल में एक बार मिला, कई बार तो 5-5 साल बाद अवार्ड मिला है। 5 साल ये अवार्ड नहीं दिया गया, फिर दिया गया। पर अभी तक कन्वेंशन क्या थी? 3 को देना है, बट इस बार वो चेंज की गई और 5 को दिया गया। तो सवाल ये है कि जब पार्लियामेंट ने एक ठान लिया था कि 3 को ही मैक्सिमम देना है, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि 5 को देना पड़ गया? तो देना 2 को ही था, इन्होंने ऐसा प्लान था 3 को ही, मगर चूंकि पॉलिटिक्स का एक एंगल है इसमें, चुनाव आ रहे हैं आप जानते हैं अप्रैल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव के टाइम पर यदि आप किसी पार्टी के किसी नेता को ये अवार्ड दे दें, मान लो किसी पार्टी के एक नेता को ये अवार्ड दे दे, तो फिर आप उस पार्टी के लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं और उस पार्टी के सपोर्टर को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकारी जो अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इसमें से 20% अवार्ड पॉलिटिक्स के कारण दिए जाते हैं कि पॉलिटिक्स करनी है तो इसको दे दो ताकि थोड़ा सा, और ज्यादातर सर्वाइवल आप जानते हैं कि सबसे बड़ा इमोशन है हर पार्टी के लिए, दोबारा चुनाव में जीत के कैसे आना है, ये सबसे बड़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट टास्क होती है देन एनीथिंग। तो आइए पढ़ते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिल गया है भारत रत्न। डॉक्टर एमएस, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है भाई, ये किस नाम से मतलब ये क्यों जाने जाते हैं? हाँ एकदम ठीक, एकदम ठीक। ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि यह जो है वो इनको मिला है भारत रत्न। एक तो क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़े हैं तो ऐसा याद है, और ऐसे लिखने की फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या भारत में हरित क्रांति के जनक।
भारत में हरित क्रांति के जनक मीन्स फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो भी है फिलहाल हम आगे जानते हैं। अब इसकी बिगिनिंग कैसे करें? एक काम करते हैं, पहले इनके बारे में ही कुछ बातें, यही काम करते हैं, इनके बारे में बातें लेट लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं कि जैसे कोट अनकोट में लिखते हैं कि हम इनका नाम क्यों ले हैं और क्या कारण ऐसा है। हाल ही में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को रिसेंटली डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन गॉट भारत रत्न अवार्ड। हाल ही में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला है। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को, 5 हस्तियों को इन दिस ईयर, in this year 5 personalities got भारत रत्न अवार्ड। इस वर्ष 5 हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। और आगे बात की जाए तो अमूमन ऐसा आता है कि 3 को देना है अवार्ड। सर ऐसा बोल रहे थे कि 2023 के 3 अवार्ड जो कि 2024 में दिए जाएंगे, ताकि जो प्रोटोकॉल बना है 3 को ही देना साल का, वो मिस गड़बड़ डालना चाहिए। तो ऐसी खबरें तो आ रही हैं, बट हमें अब ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अंततः क्या करती है। फिलहाल जो प्रोटोकॉल है कि 3 को ही देना था, आपने 5 के नाम अनाउंस कर दिए, पॉलिटिकल मजबूरी है। तो क्या आप कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं इस साल कुछ पिछले साल बैकलॉग में रखें और कुछ इस साल का कर दें, बट 3-2 में कर दें? ऐसा हो सकता है, राइट? बट हमारे लिए बात तो क्या है कि 5 के नाम अनाउंस हो रहे हैं। या तो ऐसे पहले से ऐसे बोलते कि ये 2023 के हैं, ये 2024 के हैं, पर ऐसा करना भी मूर्खता होती है कि ये कर क्या रहे हैं आप, तो 23 वालों को 23 में देते हैं, 24 वालों को 24 में देते हैं। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है कि देने 3 ही थे, मैंने पहले बोल दिया। 2 देने की मजबूरी क्या आ गई, चुनाव सामने है। तो मैं बताऊंगा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक है, रीजन है, बताऊंगा। बट पहले आप देखिएगा कि अमूमन अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मली मैक्सिमम 3 people are given भारत रत्न अवार्ड। अमूमन अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। बट दिस ईयर, परंतु इस साल 5 लोगों को दिया जा रहा है। बट दिस ईयर 5 are given भारत रत्न अवार्ड। और उनके and their names are as follows, उनके नाम निम्नलिखित हैं, और उनके नाम निम्नलिखित हैं, and their names are as follows, and their names are as follows। ठीक है जी, तो लिखे नाम जैसे लालकृष्ण अडवाणी, LK अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी। दूसरा वही MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तीसरा कर्पूरी लाल ठाकुर, याद आपको, डिजाइन में डिस्कस किया गया था। ये बिहार के बहुत बड़े
पॉलिटिशियन रहे और सीएम के पद पे रह चुके हैं, तो वेरी बिग पॉलिटिशियन। फोर्थ हमारे पास आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनको और पांचवें नरसिम्हा राव। आप जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेता है ना। तो कांग्रेस पार्टी के नेता को मिल रहा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मींस भारत रत्न, इनके टाइम पे, बीजेपी के टाइम पे। ये चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया किसको? नरसिम्हा राव को। क्या कहानी है ऐसी? थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। एक्चुअली आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव से पीछे डिस्कस किया जाए तो वीपी सिंह की सरकार आती है, पीछे जाए तो अपने राजीव गांधी। अब राजीव गांधी की जो है वो क्या हो जाती है? मृत्यु एक बॉम्ब ब्लास्ट में, नक्सलवादियों ने उन्हें, या एलटीटी कह सकते हैं आप, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलैम, एक ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है जो श्रीलंका में तमिलिन के हक की बात कर रहा था। श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। श्रीलंका में दो तरह के कम्युनिटी हैं, एक तमिलिन, दूसरी सिन्हाली। मेजॉरिटी है वहां पे सिन्हाली, सिन्हाली भाषा है, तमिलिन भी भाषा है। तो व्हाट हैपेंड कि राजीव गांधी से रिक्वेस्ट किया श्रीलंका की सरकार ने कि हमारे यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब दो तरह के समाज, जैसे अगर इंडिया में हिंदू या सिख या मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या मुस्लिम कोई भी आपस में झगड़ पड़े, तो फिर हमारे देश की फौज या पुलिस इतनी नहीं कि इनको रोक पाए। इसे बोलते हैं सिविलियन युद्ध। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गृह युद्ध, सिविलियन वॉर। तो ये कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो राजीव गांधी जी ने जो सरकार है श्रीलंका की, उन्होंने राजीव गांधी से रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी सैनिकों को भेजो यहाँ पे और गृह युद्ध को शांत करवाओ। तो फ्रेंडली रिलेशन थे, दोस्ताना रिलेशनशिप थे हमारे इंडिया के श्रीलंका और अब भी श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका में इंडियन आर्मी गई शांत करने के लिए। अब सिन्हाली और उनका झगड़ा था, आपस में लड़ रहे थे लोग, दंगे हो रहे थे। तो इंडियन आर्मी ने उनको रोकने के लिए कई बार गोली चला दी, रोकने के लिए गोली लग भी गई तमिलिन के ऊपर। तो तमिलिन लोगों ने ये मान लिया कि राजीव गांधी उनका दुश्मन है। और तमिलिन लोगों के अधिकारों की बात तमिलनाडु में भी हो रही थी, क्योंकि तमिलनाडु है इंडिया की स्टेट, मगर तमिलिन वहां भी है, तमिलिन श्रीलंका में भी है। तो तमिलिन को भाई बहन लगते हैं उन लोगों को। तो ये तमिलनाडु के सीएम ने राजीव गांधी को कहा कि कृपया ऐसा आप ना करें, वहां दखल ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट क्या है कि वहां की सरकार तमिलिन पे जुल्म करती है, तो आप अपनी सेना को वहां मत भेजिए, हमारे तमिलिन भाई बहन वहां पे फंसे हुए हैं। तो गोलियां चली उनके ऊपर। तो फिर तमिलनाडु में क्या हुआ? आतंकी संगठन बन गया, नाम तो उसका LTTE। उनका टारगेट क्या थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी साउथ में गए दौरे के ऊपर तमिलनाडु में, जो गढ़ था इनका, चुनाव प्रचार करने के लिए। एक लेडी आती है RDX बांधकर बॉडी के साथ, उनसे गले मिलने के लिए दोनों हो जाते हैं। ये एक दुखद अंत था श्री राजीव गांधी का। उनके बाद, उनकी मौत के बाद कहा गया कि कौन अब पॉलिटिक्स में इस फैमिली से आए। मां की मौत 84 में, राजीव गांधी की मौत 89 के अंदर हो गई। बहुत सारे दो फैमिली के लोग चले गए। तो क्या किया? कांग्रेस पार्टी एक्चुअली गांधी फैमिली से ही चल रही थी। इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। तो उनको लग रहा था कि लीडरशिप किसके पास रहे? फिर इसी फैमिली के ही पास है। नीचे के लोगों के पास कैपेबिलिटी उनको नहीं दिख रही थी। तो क्या करा कि उन्होंने बुला लिया इनकी वाइफ को कि अब आप संभालने भी कुछ करें। इनकी वाइफ सोनिया गांधी ने कहा कि मैं तो विद्यार्थी नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, ना मेरी कोई इंडिया के लोगों के साथ जान पहचान उठना बैठना है, तो मैं कैसे संभाल सकती हूँ पार्टी को। तो उन्होंने क्या करा कि
भाई थोड़े टाइम के लिए आके करें, तैयार हो ले, फिर तो कमान आपको ही सौंपेंगे। वीपी सिंह की सरकार आई, थोड़े साल रही और वो सरकार गिर गई। फिर सरकार किसकी आई थी? पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पर पीएम बने नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव जो थे बड़े काबिल इंसान थे। काबिल नहीं कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस थी, उनके पास काबिल किस बात में थी? उनके पास काबिलियत इस बारे में थी कि अपने मंत्रियों को वो छूट देते थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को छूट दिया काम करने का, तो मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को बदल दी एकदम से। 1992 के अंदर वन मैन रेवोल्यूशन जो है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मनमोहन सिंह का बहुत योगदान है। पर मनमोहन सिंह को काम करने की फ्रीडम किसने दी? नरसिम्हा राव ने। तो वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके नीचे मंत्री प्रेशर फील नहीं करते थे और अपना बुरा काम करते थे। ये हुआ। तो अब नरसिम्हा राव 5 साल कर रहे हैं सरकार में, और उस समय पे ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी की क्या हो रही है? अनदेखी हो रही है सोनिया गांधी की। और नरसिम्हा राव चाह रहे हैं कि नॉन गांधी फैमिली से ही अब आगे क्या बने, कोई आदमी पीएम बने, तो फैमिली वाला कल्चर खत्म हो जाए। तो सोनिया गांधी के निशाने पे कौन आ गए फिर? नरसिम्हा राव। ऐसा कहते हैं कि जब नरसिम्हा राव की मौत हुई थी, तो नरसिम्हा राव की मौत में कोई भी कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं पहुंचा था, ना सोनिया गांधी, ना कोई नहीं पहुंचा उसके अंदर। नरसिम्हा राव, इतनी हेट्रेड उनके दिल में थी। तो अगर बीजेपी ने इनको अवार्ड दिया है तो उन्होंने राइट टारगेट हिट किया है कि जो गांधी फैमिली से नफरत करते हैं कांग्रेस पार्टी के ही लोग, वो देखें कि ऐसे लोगों को बीजेपी अवार्ड दे रही है तो उसकी तरफ जो है वो चले आए। अच्छे कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उस पार्टी को छोड़ के किसमें आ जाए? बीजेपी के अंदर। तो फिर क्या होगा? 2024 के चुनाव में फिर तो कंफर्म जीत हुई किसकी? बीजेपी। फिर तो कंफर्म जीत है कि नहीं है ये। और चौधरी चरण सिंह एचडी हरियाणा के जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं चौधरी चरण सिंह, और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, राइट? चरण सिंह हरियाणा में जो जाट है, जाट का गढ़ है हरियाणा, तो इनको सम्मान देकर जो अभय सिंह चौटाला, जाट पॉलिटिक्स के हीरो जो है वहां के होते हैं इनके, तो इसमें इन दोनों को जो एक्स्ट्रा से अवार्ड दिया गया है वो किस कारण से? 24 का जो है चुनाव आ रहा है, तो चुनावी खेल खेलना है शायद, और इस कारण से इनको 2 को एक्स्ट्रा से ऐड किए। तो ये 3 लोग थे जो जिनके ऊपर ऐसा कहते हैं, अंदर की बात है कि इन तीनों को अवार्ड देने जा रही थी सरकार। एडवाणी थे, स्वामीनाथन और कर्पूरी, इनके नाम पहले अनाउंस कर दिए गए थे, ये 2 के बाद में ऐड किए गए हैं। समझ बात आप क्या सीन है इसमें? तो एक बात साफ होती है कि जो पॉलिटिक्स है उससे जरूर प्रभावित होते हैं भारत रत्न जैसे अवार्ड भी। ये बात नहीं है कि इन पॉलिटिक्स ही थी तो ही इनको अवार्ड मिला, नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और काबिल प्राइम मिनिस्टर, इनको आज नहीं तो कल तो मिलता ही मिलता भारत रत्न अवार्ड। और चरण सिंह भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको मिलता आज नहीं तो कल, आज मिल गया, बट 24 से एकदम पहले मिलना मीन्स ये पॉलिटिक्स है। अगर 23 में देते तो क्या होता? लोग भूल भी जाते हैं अभी हवा क्या है, गर्म है। अब मोदी जी आएंगे ना हरियाणा के अंदर तो बोलेंगे इस धरती के बेटे को नकारा गया, हमने उनको सम्मान दिया, और कांग्रेस गढ़ में जाएंगे और साउथ को भी साथ देंगे इसके साथ। और थोड़ा पॉलिटिक्स तो चलती है इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, स्वामीनाथन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे चीजें। तो लिखिए इसमें कुछ की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है कि इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को होता है तमिलनाडु में। जी जी, एम एस स्वामीनाथन का जन्म जो है वो, मतलब हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर उनके नाम आ गए एक्स्ट्रा से यहाँ पे। टॉपिक तो वही है स्वामीनाथन। तमिलनाडु में इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1925 को। दूसरी बात, इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ही इज हेल्ड एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है।
अगला पॉइंट, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, when India was under British rule, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, when India was under British rule, भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तो 1942-47 में, then 1942 and 43, बंगाल में भारी अकाल पड़े, बंगाल में भारी अकाल पड़ा था। In 1940 and 43, 42 and 43, there was a very big famine in in Bengal. Famine means अकाल पड़ गया वहां पे। अकाल पड़ने से मालूम क्या होता है? लोग भूख से मर जाते हैं। तो कई लोग भूख से मर गए। Many people died out of hunger. कई लोग भूख से मर गए। Many people died out of hunger. तो कई लोग जो है भूख से मर जाते हैं। Many people died out of hunger. ठीक है? तो कई लोगों की भूख से क्या हो गई? मौत हो गई। अब इसमें खैर यहाँ की बात तो नहीं है, मगर एक बात ऐड करता हूँ इसके अंदर। अगर हम 1942 में जब ये फेमाइन आया, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ब्रिटेन में जो आपके स्टॉक में जो राशन पड़ा हुआ है भंडारों में, उसे भारत ले आइए, काफी लोग भूख से मर रहे हैं। तो अंग्रेज सरकार का रिप्लाई आता है, अगर भूख से ही मर रहे हैं लोग, तो गांधी क्यों नहीं मरा अभी तक? Then why hasn't Gandhi died yet? ये उनके शब्द थे, राइट? Can you imagine the apathy of the government? माने ब्रिटिश सरकार कितनी असंवेदनशील है कि लोग मर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अगर लोग मर रहे हैं तो फिर गांधी क्यों नहीं मरा अभी तक? वो कैसे जिंदा, उसे कहां से मिल रहा खाने को? बहरहाल इस तरह से है। और जब लेटर ऑन लाया भी तो कहते हैं कि जो वहां के जो सुअर के फार्म होते हैं ना, पोक फार्म होते हैं, ब्रिटिश लोग ना सुअर बहुत खाते हैं, तो उनके फार्म होते हैं वहां पे, जो उनके लिए जो मोटा अनाज होता है ना, बड़ा खराब गंदा अनाज होता है, जो वहां के सुअर खाते थे, वो अनाज यहाँ इनको लाया गया खाने के लिए। तो असंवेदनशील सरकार थी यहाँ पे, अपैथेटिक सरकार थी। देन ये जो दृश्य थे ये इनकी लाइफ को काफी इम्पैक्ट किए, और उन्होंने ठान लिया कि जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि भारत में लोग भूख से ना मरे, अनाज सफिशिएंट हो। और इनकी ही बदौलत है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ था ग्रेन के अंदर, इनके रेवोल्यूशन से। तो देखिए इससे स्वामीनाथन के जीवन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था। दिस इम्पैक्टेड द स्वामीनाथन वेरी हाई। इससे स्वामीनाथन के जीवन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसीलिए 1965-66 में, that's why 1956 and 1956 to 66 भारत में हरित क्रांति की घोषणा, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। That's when 1965 to 1966 the Green Revolution was started. Fourth point, because of his contribution, इन्हीं के प्रयासों के कारण, because of his contribution, India became self-sufficient in food, grain. इन्हीं कारण भारत खाद्य उत्पादों में किसी और देश पर अब निर्भर नहीं था। खाद्य उत्पादों के मामले में किसी और देश पर अब निर्भर, it means India was not kind of dependent on any other country for this. तो ये टॉपिक हुआ खत्म। अब हमारे पास है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, SOVEREIGN REH।
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आपको इस स्कीम के बारे में कुछ बातें तो पता होंगी, पता है क्या ये स्कीम? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सोवरेन होता है भाई, सोवरेन मीन्स स्वदेशी, क्या बोलते हैं सोवरेन मीन्स? संप्रभु, क्या बोलते हैं? संप्रभुता। तो सोवरेन होता है प्रभुता मीन्स जो किसी देश की गवर्नमेंट के द्वारा 100% कंट्रोल हो, उसे बोलते हैं सोवरेन। जैसे इंडिया क्या है? सोवरेन नेशन है। इट मीन्स भारत का जो भारत देश है वो भारत की सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, उसे कोई दूसरे देश की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो वी आर अ सोवरेन कंट्री। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मीन्स ऐसे गोल्ड के बॉन्ड जो 100% सरकार कंट्रोल करेगी, ऐसे बॉन्ड जो 100% सरकार कंट्रोल करेगी। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात कही जाए तो इसमें आप पहले ऐसे कोट अनकोट में लिखिएगा, इस योजना का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। इस योजना का उद्देश्य सोने के दाम को नियंत्रण में रखना, सोने के दाम को नियंत्रण में रखना, टू कंट्रोल द गोल्ड प्राइसेस। राइट। और दूसरा इसी के अंदर, और दूसरा उद्देश्य ये भी है, एंड सेकंड पर्पस इज आल्सो दैट टू कंट्रोल द फॉरेक्स आउटफ्लो। और दूसरा उद्देश्य विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करना भी है। और दूसरा उद्देश्य विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करना भी है। और दूसरा उद्देश्य विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करना भी है। तो मेन दो ये टारगेट है। तो कोट अनकोट में जो लिखवाया गया है, दो बातें काफी महत्वपूर्ण है। गोल्ड हम 80% कहां से मंगवाते हैं? विदेशों से। सिर्फ 20% ही यहां पैदा होता है। इट मींस गोल्ड 80% अगर बाहर से आया, विदेशों से आया, तो हमने इसको पेमेंट किस में की है? डॉलर्स में। क्या ये इंपोर्ट नहीं है? हाँ इंपोर्ट है। क्या इससे भारतीय करेंसी गिरेगी? हाँ गिरेगी। फॉरेक्स क्या होगा? कम होगा, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर गोल्ड लोगों को चाहिए ही चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो लाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बट यदि लोग गोल्ड पहनने की बजाय उसे निवेश के तौर पे देख रहे हैं कि गोल्ड अभी खरीद लेते हैं, सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, 10-10 ग्राम के, और 2 साल बाद ऐसे बेच देंगे। तो कई लोग गोल्ड खरीदते हैं निवेश के तौर पे कि अभी ले लेते हैं, बाद में बेटे की शादी होगी, कुछ होगा तो तब इसको यूज कर लेंगे, या फिर ये है कि पैसे कमाने के लिए यूज करते हैं। तो कई अमीर लोगों के पास गोल्ड के क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं। तो जैसे बैंक में जमा करेंगे ना पैसा, तो उसमें ब्याज है एफडी पे मैक्सिमम 6%, और गोल्ड पे लगभग रिटर्न है 8 से लेकर 9%। आप गोल्ड खरीदेंगे तो उसे साल बाद बेचते हैं तो आपको लगभग 8 से लेकर 9% क्या पहुंचता है? फायदा पहुंचता है। जैसे जो गोल्ड मान लो 100 रुपए का है तो साल के बाद वो 108-109 रुपए का होता है। आप बैंक में डालेंगे 100 रुपए तो साल के बाद बनेंगे 106 रुपए मैक्सिमम। तो कहाँ अच्छा बेनिफिट दिख रहा है हमें? फिर गोल्ड के अंदर। तो लोग गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के अलावा उसे निवेश के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर लोगों को गोल्ड निवेश के तौर पे लेना है तो फिर गोल्ड क्यों ले रहे हैं आप फिजिकल? आप गोल्ड के बॉन्ड लीजिए। तो जैसे जिस प्राइस, सपोज 10 ग्राम गोल्ड का दाम है सपोज 60,000 रुपए, है ना, तो रियल का गोल्ड मत खरीदिए, रियल का गोल्ड मत खरीदिए, 60,000 रुपए दीजिए, सरकार आपको एक पर्चा देगी, उस पर्चे पे लिखा होगा कि आप 10 ग्राम गोल्ड के क्या है? मालिक हैं। 10 ग्राम गोल्ड के क्या मालिक हैं। और मान लीजिए साल के बाद यही जो 1 तोला या 10 ग्राम गोल्ड 70,000 का पहुंच जाता है, और साल के बाद आप ये पेपर सरकार को बेच देते हैं, तो गवर्नमेंट आपके अंदर पैसा देगी 70,000 रुपए, राइट।
अगर आपके पास ये पेपर ना हो कि रियल का गोल्ड भी होता, तो भी रियल का गोल्ड बिकता कितने में? 17,000 रुपए में। तो आप रियल का गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? आपको पैसा ही कमाना है अगर, तो क्या लीजिए, गोल्ड के बॉन्ड लीजिए। इससे सरकार को फायदा क्या होगा कि हमको रियल का गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? हमें रियल गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम रियल वाला गोल्ड कम इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? रुपए गिरने से बचेगा और विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। तो अभी मैं 2 बातें समझ पाए हैं, मैं रिपीट करता हूं। कई लोग गोल्ड खरीदते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ना कि पहनने के लिए। उनका पर्पस क्या है कि गोल्ड बेचेंगे तो ज्यादा पैसा बनता है गोल्ड में देन बैंक की एफडी। तो मान लो 10 ग्राम गोल्ड है 60,000 रुपए का, रियल का गोल्ड लोगे तो भी आपको 60,000 रुपए देना पड़ेगा। और सपोज साल के बाद 70,000 का 10 ग्राम गोल्ड बन जाता है, सपोज कर लो, और आपने गोल्ड ना लेकर गोल्ड के बॉन्ड लिए, तो सरकार आपको क्या देगी? पेपर, इसमें लिखा होगा कि आप 10 ग्राम गोल्ड के मालिक हैं। साल के बाद जो रियल गोल्ड की वैल्यू होगी, वही गोल्ड उतनी ही वैल्यू आपके इस पेपर पे जो लिखा उसकी भी होगी। तो 10 ग्राम गोल्ड का ये पेपर है, आप इस सरकार को दीजिए, सरकार आपको 70,000 रुपए देगी। तो पैसा कमाना है तो गोल्ड के बॉन्ड खरीदो, ना कि रियल का गोल्ड खरीदो। तो इसलिए सरकार ने इस स्कीम को जारी किया। क्या आप मेरी बात समझे कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी क्यों की गई है? 2 पर्पस के लिए। रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, रुपए की वैल्यू गिरती है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट, और दूसरा फॉरेक्स या फिर जो फॉरेन करेंसी का भंडार है उसे, उसका डिप्लीशन कम हो, वो कम खर्च हो। तो आइए इसमें की पॉइंट्स लिखते हैं, मुख्य बिंदु लिखते हैं, की पॉइंट्स इसमें मुख्य बिंदु बनाएंगे हम लोग। तो पहला बिंदु हमारे पास है, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। This scheme was started in 2015. यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। This scheme was started in 2015. Good sir. नेक्स्ट पॉइंट में इसका उद्देश्य सोने के आयात को कम करना था। This purpose was to reduce the import of gold. इसका उद्देश्य सोने के आयात को कम करना था। Its purpose was to reduce the import of gold. सोने के आयात को कम करना इसका उद्देश्य था। ठीक है जी। और अगला पॉइंट ये है कि जो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर जब आप गोल्ड के बॉन्ड खरीदते हैं ना, तो ये नहीं कि आप सारा साल खरीद सकते हैं। ये गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है तो ही जाके आप खरीद पाते हैं। जैसे अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि 12 से लेकर 16 फरवरी तक हम गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकते हैं। हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। लिखिएगा, गोल्ड बॉन्ड हमेशा उपलब्ध नहीं होंगे। गोल्ड बॉन्ड विल नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल। गोल्ड बॉन्ड हमेशा उपलब्ध नहीं होंगे, नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध नहीं होंगे। सरकार समय समय पर इस बात की सूचना पहुंचा देती है। गवर्नमेंट विल अनाउंस दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट विल अनाउंस दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सरकार समय समय पर इसकी घोषणा या जानकारी इसकी देती रहती है। लास्ट पॉइंट में 2024 के साल में in 2024 year government has announced 2024 के वर्ष में सरकार ने घोषणा की है कि 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक लोग गोल्ड के बॉन्ड खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट फ्रॉम 12th of February to 16th of February people can buy gold bond। 12 फरवरी से 16 फरवरी तक लोग गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकते हैं। पीपल कैन बाय गोल्ड बॉन्ड। सही।
कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यूरेटिव पिटीशन हमारा हो चुका है, फ्री मूवमेंट रेजिम हो चुका है। भाई फ्री मूवमेंट रेजिम किस बीच में है, किसके बीच में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू हुआ फिलहाल? उत्तराखंड में। सही है। अब हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। ना जाने कितनी बार इसे डिस्कस किया होगा आपने। और आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है? क्या डिसाइड करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या पर्पस है? व्हाई इट इज एस्टैब्लिश्ड? नहीं, टैक्स तो सरकार डिसाइड करती है, गवर्नमेंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करती है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो चूंकि ये हर तिमाही में कई बार 2 महीने बाद भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अनाउंस कर देती है, तो इसलिए लगभग हर दूसरे महीने एमपीसी को हम डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा एमपीसी के बारे में। एमपीसी मींस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाए, 8 फरवरी 2024 को एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं कि क्यों बनाई जाती है। ठीक है, एमपीसी का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ एमपीसी, एमपीसी का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ एमपीसी इज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एमपीसी का उद्देश्य रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करना है। इज टू डिसाइड द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को तय करना है। ठीक है जी, इसका की पॉइंट आ जाते हैं। एमपीसी कब बनाया गया था? 2016 के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में बनाया गया था। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में बनाया गया था। एक्चुअली पहले क्या था ना कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सिर्फ आरबीआई ही डिसाइड करता था, पर जब से एमपीसी बनी है तो इसमें 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो एमपीसी में टोटल 6 मेंबर हो गए। अब गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है और आरबीआई की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब डिसीजन दोनों का मिल जाता है। बट व्हाट इफ कि 3 लोग कुछ और बात कहें, 3 लोग कुछ और बात कहें, तो 50-50 हो जाएगा। तो इस केस में आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो लेगा डिसीजन। समझा आप लोग? तो ये बात ध्यान से तो जरा लिखिए इसके अंदर। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। इन एमपीसी देयर आर टोटल 6 मेंबर्स। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। इन एमपीसी देयर आर 6 मेंबर्स, जिसमें 3 सरकार और 3 आरबीआई से होते हैं। इन विच 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 3 सरकार और 3 आरबीआई से होते हैं। इन विच 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई एंड 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 3 आरबीआई और 3 जो किस आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं। बाकी अब इसमें एमपीसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो आप जानते हैं, इसमें कुछ बोलने वाली बात तो है नहीं। इंडिया के अंदर रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा गांव मेरी धरोहर, पहली स्कीम। मेरा गांव मेरी धरोहर या मेरा गांव मेरा धरोहर।
मेरा बोले मेरी बोले, मेरा गाँव मेरी धरोहर। तो ये स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च की है, और इस स्कीम का उद्देश्य या पर्पस है कि सरकार हमारे देश के जितने भी गांव हैं उन गांवों के साथ जुड़ना चाहती है कि उनका कल्चर कैसा है, उनकी भाषा बोली कैसी है, उनके खान पीन कैसे है, उनका कल्चर में फिर सब कुछ ही आता है, डांस, खान पीन, बोली सब आता है। तो इंडिया के जो कल्चर को है, वो कल्चर मीन्स हिंदी में संस्कृति, तो भारत के गांव की संस्कृति को जानना चाहती है सरकार। तो लिखिएगा इसमें, लिखिए की पॉइंट, मुख्य बिंदु। देखिए इस योजना का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू, इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव के की संस्कृति को जानना। इस पर्पस इज टू नो द कल्चर ऑफ एवरी इंडियन विलेज। सब इसकी शुरुआत 27 जुलाई 2023 में हुई है। इट्स बिगिनिंग इज फ्रॉम 27 जुलाई 2023। और तीसरा, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये स्कीम है। दिस स्कीम कम्स अंडर द कल्चर मिनिस्ट्री। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्कीम आती है। दिस स्कीम कम्स अंडर द कल्चरल मिनिस्ट्री। Its purpose is to, it will map, this scheme will map 6.5 लाख विलेज। इस योजना के तहत 6.5 लाख गांवों की मैपिंग करवाई जाएगी। इस योजना से के तहत 6.5 लाख गांवों की मैपिंग करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो 6.5 लाख गांव की मैपिंग में फिर क्या होगा? मैपिंग में उस गांव की सारी जानकारी पिकअप की जाएगी कि यहाँ कितने लोग हैं, सेक्स रेशियो यहाँ का क्या है, और मेनली कल्चर पे ध्यान देंगे, कल्चर कि कल्चर किस तरह का। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी मालूम है ना? यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ये, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसने हाल ही में ना अपनी एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि जो विश्व के ऊपर से रिपोर्ट जारी की है कि हम एनर्जी को बहुत ही स्पीड पे खत्म कर रहे हैं। हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ध्यान में रख के, सोलर है, ये है, इनकी जो कोयला है या पेट्रोल डीजल है वो बहुत जल्दी या बहुत हाई स्पीड से खत्म हो रहे हैं। तो उसने एक अलर्ट जारी किया, कुछ करीब अनकंवेंशनल या फिर जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं, सोलर या विंड, इनको इस्तेमाल किया जाए। तो आप हाल ही में IEA ने टिप्पणी की है। रिसेंटली IEA हैज commented that world is fastly depleting of its energy, कि विश्व के ऊर्जा के स्रोत भंडार बहुत तेज रफ्तार से खत्म हो रहे हैं। अब इसके बाद की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। तो फर्स्ट इसके अंदर है कि इसे 1974 में बनाया गया था, कई बार एग्जाम मिल रहा है।
IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को 1974 में बनाया गया था। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उत्तर है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। उद्देश्य आपको मैंने बता दिया कि इसका उद्देश्य है कि जो विश्व के डिफरेंट देश हैं वो पेट्रोल, डीजल, कोयला छोड़कर किस तरफ निकले? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे विंड और सोलर की ओर जाए, क्योंकि वो ऐसी ऊर्जाएं हैं जो पृथ्वी के अंत तक रहेंगी। पर ये जो अंदर से हम निकाल के यूज कर रहे हैं कोयला, पृथ्वी के अंदर से खान है, उसकी खान में कोयला पड़ा है, कोयला निकाल लोगे कोयला खत्म हो जाना है, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाना है। तो इसलिए जो है इसका उद्देश्य है कि हम एक सही तरीके से ऊर्जा को प्रिसाइजली इस्तेमाल करें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा कंसेशन दे रही है। अगर आप सोलर पैनल अपनी छत पे लगवाते हैं तो स्कूल कॉलेजेस को तो प्रमोट कर रही है सरकार। इवन कई बार तो ऐसा पाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस हैं जो ओपन अभी हो रहे हैं उनकी छतें पूरी सोलर कर दी गई हैं। इवन इस कॉलेज पे भी जो है वो छत पे सोलर पैनल डाल दिए गए हैं ताकि एटलीस्ट कुछ हद तक अपनी ऊर्जा खुद क्रिएट करेंगे लोग। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है एनर्जी पे वो कम रहेगी। सही है? चलिए बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे आगे। इट्स अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स। अरे वो बीमारी है, उनका बड़ा शुरू से तो रात को सो गया था, मैंने उठाया, सब अच्छा लगा नहीं उठा जा रहा। मैं बना के पूरी आ सकती हूँ, मैं तो लड़की होती हूँ मेरे को फिर आप कहते हैं ना नहीं ऐसे तो आ गया उठ गया था मेरे, फिर सो गया फिर सो गया आ जाए ना। मैं तो क्या याद दिलाना मेरे